हेलो फ्रेंड्स। आज हम शेडो बैंकिंग के टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। ये भी माइक्रो फाइनेंसिंग से कनेक्टेड है, हेंस इसके ऊपर भी थोड़ी सी हमारी डिस्कशन जरूरी है। इस टॉपिक में हम ये जो स्लाइड देख रहे हैं पहली, उसमें आप देख पाएंगे कि ये शेडो बैंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं एनबीएफसीज के साथ कनेक्टेड है। अब एनबीएफसीज क्या होते हैं? एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि बैंकिंग का ही काम करते हैं, लेकिन रेगुलेटेड नहीं होते हैं। रेगुलेटेड इन द सेंस कि उस पे जो आरबीआई की स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होती हैं, यानी जब आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, पैसे से डील कर रहे हैं, लोगों से डिपॉजिट रेज कर रहे हैं और उसको फिर लोन की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं और ये नॉर्म्स बड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं बैंकिंग के केस में। जैसे सीआरआर आपने रखना है, एसएलआर आपने रखना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टाइमली चेक होगी, आपके रिस्क का जो मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट में एक जो आप एक्सपोजर ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं, उस पे आप पे चेक होता है, टॉलरेंस लिमिट रखी होती है। तो उन सब चीज़ों को जहाँ आप बैंकिंग में फॉलो करते हैं, वहाँ आप लाइक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में उतनी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स नहीं है, तो इसलिए इस सेगमेंट को शेडो बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप, क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो बैंकिंग में एक बफर बनाया गया है, जो रिस्क कवरेज के मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन के लिए जो स्ट्रैटेजीज रखी हुई हैं, वो आप यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए इसको हम शेडो बैंकिंग को थोड़ा सा वॉलेटाइल मानते हैं कि अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है, कोई कोई एक फाइनेंशियल क्राइसिस ट्रिगर होता है, तो ये फिर पूरे मार्केट के फंडामेंटल्स को डिस्टर्ब करेगा और पब्लिक ट्रस्ट को हिट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो मैक्रो इम्बैलेंसेस की बात कर रहा है, यानी आपकी बैंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं डिमांड बेस्ड है। जितनी मार्केट से डिमांड आएगी आपको उसके हिसाब से केटर करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी रेगुलेटर्स की वजह से जो रेगुलेशंस इन प्लेस लाए जाते हैं, उससे बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा प्रेशर में काम करना पड़ता है और वो अपने लाइक जो एज पर नीड उतना पूरा पूरा लोनिंग नहीं कर पाते हैं, और वो जो एक्सेस रह जाता है वो फिर आपके जिस डोमेन में जाता है उसको हम शेडो बैंकिंग कहते हैं। यानी जो इंस्टीट्यूशन इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करती है और उनके लिए फंडिंग वगैरह करती है, तो उन इंस्टीट्यूशंस को हम शेडो बैंकिंग में कह रहे हैं। इनके लिए थोड़ा इजी है इस टाइप के एक्सपोजर्स लेना, क्योंकि इनको रेगुलेशंस नहीं मेंटेन करनी, नहीं मीट करनी है, जबकि बैंक्स के लिए ये सिचुएशन इतना इजी नहीं है। ठीक है, नीचे एक यूट्यूब लिंक भी दिया है जिसमें आप ये शेडो बैंकिंग के सिस्टम को थोड़ा देख सकते हैं यूट्यूब से। आगे चलते हैं। इसमें इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने दो सेगमेंट्स रखे हैं। एक है कि रिस्क जो है हमारे शेडो बैंकिंग के, उसके ऊपर थोड़ी सी बात रखी गई है, और बैंकिंग सिस्टम और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के आपस में कंपैरिजन रखा है। देखिए जो इनके, अगर आप इनकॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया, वेराज जो एनबीएफसीज हैं उनको कंपनीज एक्ट 1956 या अभी 2013 में जो आपका लेटेस्ट अपडेशंस है उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है। डिमांड डिपॉजिट जो है वो मतलब आप खाली बैंक्स में अलाउड है, लेकिन एनबीएफसीज को इस तरीके के डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट कैनवस और रेस करने के लिए परमिशन नहीं है। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस का जो डायमेंशन है, वो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो है वो इंश्योर करती है। देखें आपका सेविंग अकाउंट जो है वो 250 रुपये तक, और जो एफडी है वो 5 लाख रुपए तक का जो कवरेज है, पहले ये कवरेज अमाउंट 1 लाख था, लेकिन फिर वो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो डिजास्टर हुआ है उस टाइम पे फिर निर्मला सीतारमन ने ये कवरेज को 1 लाख से 5 लाख एनहेंस किया है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि 5 लाख भी बहुत हद तक लोगों के डिपॉजिट अमाउंट को इंश्योर नहीं कर पाता है। यानी इसके लिए जो प्रीमियम रहता है वो बैंक्स अपने प्रॉफिट से ही पे करते हैं, कस्टमर को इसको नहीं पे बेयर करना होता। और वहीं दूसरी तरफ जब हम एनबीएफसीज की बात करते हैं तो वहाँ क्योंकि डिपॉजिट लेना ही अलाउड नहीं है, तो फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस भी कहीं से नहीं होती। हाँ, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अगला पॉइंट है। उसमें आरबीआई जो है वो आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बैठाती है, और उस पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर सारे बैंक्स, मेंबर बैंक्स कोऑर्डिनेट करके उसको सक्सेसफुल बनाते हैं, जबकि एनबीएफसी ऐसे किसी मॉडल में पार्टिसिपेट नहीं करती। फंड रेमिटेंसेस के लिए, ट्रांसफर के लिए उनको किसी ना किसी बैंक का ही सहारा, किसी बैंक या किसी पेमेंट ऐप, यानी टेक्नोलॉजी ड्रिवन पेमेंट ऐप के थ्रू ही वो पेमेंट्स करनी पड़ती है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहे हैं, उसमें
एफडीआई जो है वो बैंकिंग सिस्टम में 74% तक अलाउड है, यानी बाहर से जो भागीदारी है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, वो आप 74% तक लेके आ सकते हैं, जबकि एनबीएफसीज में ये परसेंटेज 100% तक है। तो बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन रिस्क ही बड़ा है, तो इसके लिए देखना होगा, है ना। रिस्क क्या है शेडो बैंकिंग के, कि इसका बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, एंड लीवरेज एंड मेच्योरिटी मिसमैचेस होती हैं। अब जब मैं मेच्योरिटी मिसमैच कह रहा हूँ कि जब रीपेमेंट डेट्स आती हैं और लोगों को रीपे करना चाहिए, सो दैट हम अपने जहाँ से भी हमने बोरो किया उसको रीपे कर पाएँ, तो इस टाइप का अगर हमारे पास रीपेमेंट टाइमली नहीं आ रही, तो हम फिर वो टाइमली उसको अपने क्रेडिटर्स को भी टाइमली पे नहीं कर पाएंगे। लॉस ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, देखें शेडो बैंकिंग के पैनिक की वजह से अगर मार्केट में कोलैप्स ट्रिगर होता है, तो इससे जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को झटका लगेगा वो बहुत हैवी रहेगा। इसलिए रेगुलेटर रेगुलरली इंश्योर करते हैं कि इस एरिया को, जो उन्होंने अभी भी थोड़ा सा अनरेगुलेटेड रखा है, उसको रेगुलरली कहीं ना कहीं कुछ चेक रखें, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें और थोड़ा सा प्रिकॉशन रखते हुए वो ऑपरेट करते हैं। एंड इसमें सिचुएशन ये है, एक हमारे यहाँ कहावत है रन ऑन अ बैंक, इसका मतलब ये होता है कि आपके इंस्टीट्यूशन को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। बैंकरप्सी क्या है कि जब आप अपने लाइबिलिटीज़ को टाइमली मेट नहीं कर पा रहे, यानी आपने जिनसे पैसा लिया हुआ है उनको ड्यू डेट पे जब पेमेंट करनी है तब आप उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उस सिचुएशन में यही कस्टमर्स, यही डिपॉजिट होल्डर्स कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट मॉरेटोरियम ऑर्डर निकलवा सकते हैं। यानी आप देखें कि आपको पहले बैंकरप्सी डिक्लेयर करने से पहले कुछ टाइम तक ब्लॉकेज रखा जाएगा, कि शायद अगर आप ठीक हो सकें तो एक बार तो चांस देना चाहिए। और ये मॉरेटोरियम पीरियड डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में अगर आप ले रहे हैं तो मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा नहीं ले सकते। ओके, यानी ये पीरियड जिसमें आप ना तो कोई डिपॉजिट लेंगे ना तो कोई लोन देंगे, ये 6 महीने का हो सकता है मैक्सिमम। एंड देन नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक रिस्क। ये देखिए सिस्टमैटिक रिस्क जो है आपके लेमन ब्रदर क्राइसिस सिस्टमैटिक रिस्क था, है ना। तो सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है जो जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, और वो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए, थैंक यू। यहाँ पे